हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल केशव झा किंग्स लैब। और आज हम लोग करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 5 विच इज ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर हम लोग ऑर्गेनाइजिंग होती क्या है उसके बारे में समझ चुके थे, उसके बारे में हम दो चार चीजें जो है आराम से पढ़ चुके थे। दैट आज हम लोग पढ़ेंगे, मेनली हमारा जो फोकस होगा वो होगा इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पे। हम लोग ऑर्गेनाइजिंग क्या है पढ़ चुके थे, उसके बेसिक एलिमेंट्स क्या है पढ़ चुके थे, हम लोग प्रोसेस भी पढ़ चुके थे कि प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्या है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको बिजनेस स्टडीज क्लास 12 इस नाम से भी एक प्लेलिस्ट है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आपको क्लास 12 के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। सारे नोट्स उसमें मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे ये वाला वीडियो विच इज पार्ट 2 ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग जरूरी क्यों है? देखो बेसिक बात तो यह है कि आपको बिजनेस को अच्छे से चलाना है, इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन जरूरी है। ऑर्गेनाइजिंग क्यों जरूरी? ताकि बिजनेस अच्छे से चल सके। आप प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हो तो प्लानिंग को अच्छे से इंप्लीमेंट किया जा सके, इसीलिए ऑर्गेनाइजिंग जरूरी है। लेकिन इसको हम कुछ पॉइंट्स के थ्रू मानते हैं, जैसे कि पहला क्या दे रखा है, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। देखो अगर एक इंसान है जिसका एक जॉब डिस्क्रिप्शन है और उसे सिर्फ वही काम करना है, उसके अलावा और कोई काम नहीं करना है, तो उसके पास क्या आ जाएगी, स्पेशलाइजेशन आ जाएगी। लाइक आई एम टीचिंग कॉमर्स, तो अगर मेरे को बोल दिया जाए कि आपको पूरी कॉमर्स पढ़ानी है, सारे सब्जेक्ट्स आप ही लोगे, आई एम नॉट स्पेशलाइज्ड। आई कैन बी स्पेशलाइज्ड इन बीएसटी और अकाउंट्स और इको। स्पेशलाइजेशन मेरे पास किसी एक में ही होगी, और इंग्लिश और मैथ्स, किसी एक सब्जेक्ट में ही। स्पेशलाइजेशन मेरे पास किसी एक सब्जेक्ट में ही हो सकती है, सब में नहीं हो सकती है। तो जब आप काम को किसी छोटे यूनिट में बांट देते हो, जैसे कि एक का काम दे दिया सिर्फ पैकिंग का, एक का काम दे दिया सिर्फ कटिंग का, तो जो एक काम दे दिया उसमें वो इंसान स्पेशलाइज्ड हो जाता है, उसमें उसको कोई बीट नहीं कर सकता है। इन ऑर्गेनाइजेशन एवरी इंडिविजुअल इज असाइंड अ पार्ट ऑफ टोटल वर्क। एक पूरा काम है, उस पूरे काम का एक हिस्सा उस इंसान को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, पूरा काम उसे कभी नहीं दिया जाता। द डिवीजन ऑफ वर्क इनटू स्मॉलर पार्ट एंड रेपिटेटिव परफॉर्मेंस लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। उसे उतना ही काम करना और बार बार वही काम करना है, तो ऑफ कोर्स उसके पास स्पेशलाइजेशन आएगी। दस ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजिंग प्रमोट्स स्पेशलाइजेशन विच इन टर्न लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। से क्या होगा, आप एफिशिएंट बनोगे, आप इफेक्टिव बनोगे, आप एफिशिएंट बनोगे। एफिशिएंट यानी आप कॉस्ट को कम कर दोगे, ठीक है। स्पीडी परफॉर्मेंस होगी आपकी, आप एफिशिएंट हो, आप काम को टाइम पे खत्म कर दो, टाइम से पहले कम कॉस्ट पे खत्म कर दोगे, क्योंकि अब आप वेस्टेज कम कर रहे हो, आपको काम करने का तरीका सही से पता है, ठीक है। इट्स लाइक वही कि जिसका काम उसी को साझे, दैट वाज द थिंग। सेकंड क्या होता है ऑर्गेनाइजिंग में, क्योंकि हमने अलग अलग टास्क बांट रखे हैं। हमने पढ़ा था कि हमने एक रिपोर्टिंग मैकेनिज्म बता रखा है कि पर्सन ए है, बी है, सी है, डी है। तो ए बी को ऑर्डर देगा और बी जो है वो ए को रिपोर्ट करेगा। सी जो है वो बी को रिपोर्ट करेगा, सी डायरेक्ट ए को रिपोर्ट नहीं करेगा। हमने ये बात की हुई थी। तो यही क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, यही क्लैरिटी ऑर्गेनाइजिंग देता है, क्योंकि उसने हर स्टेज पे काम को बांट दिया है, तो उसने बता दिया किस इंसान का क्या काम है। तो उस हिसाब से उसने क्या किया है, किस पोस्ट का, सॉरी इंसान गलत बोल रहा हूं मैं, किस पोस्ट का क्या काम है। ये पोस्ट, ये जॉब्स की बात करता है कि इस जॉब्स का क्या काम है, तो उस जॉब पे जो भी पर्सन होगा उसे वो चीजें काम करनी होगी। इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग वेल डिफाइंड जॉब्स, नॉट पर्सन, जॉब्स, एंड ऑल्सो क्लैरिफाइंग द लिमिट्स ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच जॉब, कि आपकी क्या लिमिट होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी की। द सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप इज क्लियरली डिफाइंड इन द ऑर्गेनाइजिंग। लाइक क्लास में एक मॉनिटर होता है, उसके बाद क्लास टीचर है। अगर कोई स्टूडेंट शिकायत कर रहा है तो मॉनिटर के पास क्या अथॉरिटी है कि वो उसका नाम बोर्ड पे लिख दे, वो क्लास टीचर को रिपोर्ट कर दे, उसके आगे का नहीं है। मॉनिटर के पास ये अथॉरिटी तो ये नहीं कि जाके चाटा मार दे, सजा दे दे, हाथ खड़े करके हाथ ऊपर करके खड़े करवा दे, क्लास से बाहर निकाल दे। ये अथॉरिटी मॉनिटर के पास नहीं है। ये अथॉरिटी तब हो सकती है जब क्लास टीचर उसे ये अथॉरिटी प्रोवाइड करे, ठीक है। तो मॉनिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि भैया जो क्लास में हो रहा है वो क्लास टीचर को बता दे, यही है। ऐसा तो नहीं है ना कि एक बच्चे ने शिकायत की या मॉनिटर से झगड़ा किया तो वो मॉनिटर कह रहा है कि मैं तेरी टीसी निकलवा देता हूँ स्कूल से। नहीं, ये उसके अंदर नहीं है, ये उसका जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं है।
तो ये क्या करता है, ये अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की लिमिट को बताता है और एक अच्छा सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप डिफाइन करता है। ठीक है, देखो, जब आपके पास स्पेशलाइज्ड लोग हो और उन्हें पता है किस इंसान को क्या काम करना है और कैसे काम करना है, तो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन तो इजी हो ही जाएगी ना। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होगी आपकी, इफेक्टिव एकदम, काम पे टाइम पे काम खत्म करने वाली होगी, सही टाइम पे पूरा काम कर दे। क्योंकि क्या होता है, इट प्रोवाइड्स अ क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब्स एंड रिलेटेड ड्यूटीज, किस जॉब की क्या ड्यूटीज है वो सब कुछ लिखा हुआ होता है। तो इससे किसी को कंफ्यूजन नहीं होगी, काम कोई दो बार नहीं करे, कोई डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप इनेबल्स प्रॉपर एग्जीक्यूशन। जितना आपका काम क्लियर होगा, जितना आपने ड्यूटीज को रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्लियरली बांटा हुआ है, उतना अच्छा एग्जीक्यूशन होगा। ठीक है, अब वर्क विच रिजल्ट इन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। हमेशा मान के चलो कि जितना ज्यादा आप काम को डिफाइन कर दोगे, जितना ज्यादा आप किसी इंसान को क्लैरिटी दे दोगे, उतना अच्छा काम होगा। इट्स लाइक आजकल एआई आ गया, तो एआई में आप इमेज क्रिएट करते हो, इमेज क्रिएट करने वाले को आप जितना अच्छा प्रॉम्प्ट दे दोगे, वो उतनी क्लियर इमेज आपको बना के देगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कंफ्यूजन क्रिएट ना करो, आप डुप्लीकेशन ना करो, आप एक प्रॉपर एग्जीक्यूशन के लिए प्रॉपर जॉब डिस्क्रिप्शन दो। ठीक है, अगेन देखो, अब ये फोर्थ पॉइंट जो दे रखा है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। भाई मैं एफिशिएंट हो चुका हूँ स्पेशलाइजेशन की वजह से, अब क्योंकि मैं एफिशिएंट हो चुका हूँ तो मेरी वेस्टेज क्या होगी, कम होगी। अच्छा, मेरा काम कोई मैं जो काम कर रहा हूँ वही काम कोई दूसरा भी नहीं कर रहा है, क्योंकि कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डुप्लीकेशन नहीं है, तो मैं रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करूंगा, क्योंकि कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी। क्या लिखा हुआ है, द प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ जॉब्स अवॉइड ओवरलैपिंग और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। ना तो काम ओवरलैप करेगा, ना तो डुप्लीकेट होगा, जिसकी वजह से कंफ्यूजन नहीं होगी और वेस्टेज जो होगी वो मिनिमम हो जाएगी, जिससे आप जो एफर्ट्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हो, बिल्कुल बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हो आप अपने रिसोर्सेज का। अब वही वाली बात है ना, जैसे मैंने क्या कहा कि अब अगर मैथ्स के टीचर को ये पता है कि मुझे सिर्फ मैथ्स ही पढ़ानी है, मुझे अकाउंट्स के अंदर नहीं घुसना है, उसे अकाउंट्स के अंदर नहीं घुसना है, तो कोई जॉब डिस्क्रिप्शन, मैथ्स का ही कोर्स कितना हुआ, कितना सिलेबस बाकी है, कितना नहीं बाकी है, पेपर बने या नहीं बने, यही तो उनका डिपार्टमेंट होगा। उन्हें इस चीज से तो मतलब नहीं ना कि अकाउंट से कितना सिलेबस हुआ, कितना नहीं हुआ, इनके पेपर बने या नहीं बने। तो सबसे पहली बात तो इन्हें ओवरलैपिंग नहीं करनी, एक तो मैं भी पेपर बना रहा हूँ, दूसरा ये भी पेपर बना रहे, ओवरलैपिंग नहीं होगी, कन्फ्यूजन नहीं होगी, इनका टाइम बच रहा है, मेरा टाइम बच रहा है, वेस्टेज नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ही तो होगा। ठीक, अब ये जो पॉइंट है, ये ऑलरेडी ऐसा पॉइंट है जो हम लोग ऑलरेडी कई सारे चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। क्या है कि हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो हमेशा डायनेमिक इन्वायरमेंट में होता है। इन्वायरमेंट डायनेमिक है, हमेशा चेंज होता रहता है, और क्योंकि इन्वायरमेंट डायनेमिक है, हमेशा चेंज होता रहता है, इसीलिए आपको अडेप्टिबिलिटी तो चाहिए। अगर आपके अंदर अडेप्टेशन नहीं है तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। तो एक प्रॉपरली डिजाइंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है कि अगर कोई चेंज लाना है तो वो इजीली ला सकता है, जैसे कि फैसिलिटेट्स एडजस्टमेंट टू चेंज इन वर्कलोड कॉज्ड बाय चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई चेंज आया है तो उसकी वजह से अगर किसी के ऊपर वर्कलोड बढ़ रहा है या घट रहा है तो ये उसे चेंज कर सकता है, अडेप्ट कर सकता है ये, चाहे वो टेक्नोलॉजी की वजह से हो, चाहे वो प्रोडक्ट की वजह से हो, चाहे वो रिसोर्सेज की वजह से हो, चाहे वो मार्केट की वजह से हो। कोई भी चेंज आ रहा है जिसकी वजह से अगर वर्कलोड में फर्क पड़ रहा है तो हम उसे चेंज कर सकते हैं, हम लोगों के जॉब डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हैं, हम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को घटा या बढ़ा सकते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, अडेप्ट करने में ज्यादा इजी होता है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, हम बार बार बात कर रहे हैं कि स्पेशलाइजेशन होगी, हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि स्पेशलाइजेशन होगी, हम बार बार कह रहे हैं वेस्टेज कम होगी, हम बार बार कह रहे हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन तो तभी होगा ना जब जो हमारे यहाँ जो काम कर रहा है, जो पर्सनल हमारे यहाँ काम कर रहा है उसकी डेवलपमेंट हो। भाई सीधी सी बात है, वो स्पेशलाइजेशन, वो जनरल पर्सन था, उसे बस काम करना आता था, अब उस काम को उसे सही तरीके से करके करना आता है, बेस्ट तरीके से करना आता है, क्या होगा, स्पेशलाइजेशन, तो उसकी तो डेवलपमेंट हुई ना। साउंड ऑर्गेनाइजेशन इनकरेज इनिशिएटिव एंड रिलेटिव थिंकिंग ऑन पार्ट ऑफ द एम्प्लॉइज। यानी एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन वही होता है जो इनिशिएट लेने पे मजबूर करे लोगों की, आप बताओ आप क्या इनिशिएटिव लेना चाहते हो, आप बताओ आपकी क्या थिंकिंग है इस बारे में, आप अपने सुझाव दो। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप बस सजेशन दो, मैं सुनूंगा नहीं, कि आप सजेशन दे तो सकते हो पर मैं सुनूंगा नहीं, करूंगा तो मैं अपने मन की, तो आप सजेशन दो पर मैं सुनूंगा नहीं, नहीं ये भी नहीं होना चाहिए। आपके सजेशन अगर वैलिड है तो हम आपके सजेशन फॉलो करेंगे, ये होना चाहिए।
व्हेन मैनेजर्स डेलीगेट, ये डेलीगेट होगा, ये देयर अलग है यहाँ से, डेलीगेट देयर अथॉरिटी, जब एक मैनेजर अपनी अथॉरिटी को नीचे की तरफ भेजता है, ठीक है, इट रिड्यूसेस वर्कलोड सो दे कैन फोकस ऑन मोर इंपॉर्टेंट इशू रिलेटेड टू ग्रोथ एंड इनोवेशन। यानी एक मैनेजर की 10 अथॉरिटी थी, तो 10 अथॉरिटी में से उसने क्या किया, एक काम नीचे की तरफ भेजा। जैसे क्लास टीचर के पास दुनिया भर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसमें अगर वो क्लास में एबसेंट है, यानी कि क्लास में नहीं है, वो कहीं और पे है, और कोई और टीचर क्लास में नहीं, तो उस टाइम पे मेंटेन करने के लिए, कि डिसिप्लिन मेंटेन करने का काम किसको दे दिया, मॉनिटर को दे दिया। तो ये क्या हो गया, उसने अपना काम कर दिया, उसने अपना काम डेलीगेट कर दिया। इसकी वजह से क्या होगा कि अब वो क्लास स्कूल में कहीं पर भी रहे, उसे ये पता है कि मॉनिटर है जो कि क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन कर लेगा, तो क्लास में अगर डिसिप्लिन मेंटेन हो जाएगा तो दूसरे काम पर फोकस कर सकता है। तो इसीलिए जब भी हम डेलीगेट करते हैं तो यही होता है कि हम और इंपॉर्टेंट पे, ग्रोथ और इनोवेशन और ज्यादा चीजों पे मेहनत कर सके। सो इट ऑल्सो डेवलप्स द सबऑर्डिनेट्स एबिलिटी टू हेल्प हिम टू रियलाइज हिज फुल पोटेंशियल। तो अगर मैं किसी अपने सबऑर्डिनेट को कहता हूँ कि आप बताओ तो सही, आप अपने आइडियाज दो ना, जैसे मैं बार बार अपने हर वीडियो से बोलता हूँ कि आप लोग मुझे बताओ कि आपके क्या सजेशंस है, मैं अपनी वीडियोस को और कैसे क्रिएटिव कर सकता हूँ। अब आप बताते नहीं हो, अगर आप बताओगे तो मैं उस पर वर्क करूंगा, मुझे सजेशन लगेगा, और मैं अगर फॉलो कर सकता हूँ तो मैं बिल्कुल फॉलो करूंगा। मैं उसे, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपके कोई डाउट्स आप मुझे कमेंट करो, मैं उसके ऊपर अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, है ना। तो जब आप लोग पूछोगे तभी तो मैं करूंगा, वरना तो मैं नहीं कर सकता ना। तो ये मेरे पोटेंशियल के लिए क्या है, जब मैं आपको कहूंगा तो आपका भी पोटेंशियल बढ़ेगा और मेरा भी पोटेंशियल बढ़ेगा, ठीक है। और एक और पॉइंट आता है लास्ट, यही कि एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, अब इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजिंग है, सब कुछ हो रहा है, मेरे एम्प्लॉय एकदम बेस्ट है, मेरे एम्प्लॉय बेस्ट है, मेरा एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ट है, तो मेरी कंपनी ग्रो करेगी, बिल्कुल कंपनी बढ़ेगी भी और ग्रो भी करेगी। इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एन एंटरप्राइज बाय एडिंग मोर जॉब पोजीशंस, मोर डिपार्टमेंट्स, मोर प्रोडक्ट लाइन, न्यू ज्योग्राफिकल टेरिटरीज ईटीसी। सिंपल सी ब्रांच है, बात है कि ब्रांच ए थी मेरी सिटी, सिटी वाई में मेरी ए ब्रांच है, तो अब मेरे को अगर लग रहा है कि यहाँ का काम मैं संभाल सकता हूँ, यहाँ पर मेरे को अब काम डेलीगेट करके मैं कहीं और ध्यान दे सकता हूँ, तो मैं एक न्यू ब्रांच ओपन कर दूंगा, मैं ब्रांच बी ओपन कर दूंगा सिटी एक्स में, सिटी एक्स में नई ब्रांच कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे लोग काम अब अपनी मर्जी से संभाल सकते हैं, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर हो चुका है, तो मैं और ज्यादा बढ़ा दूंगा। दूसरा, मैं डिपार्टमेंट बढ़ा सकता हूँ, मैं जॉब पोजीशन बढ़ा सकता हूँ, मैं नए लोगों को एम्प्लॉयज दे सकता हूँ, तो ऑफकोर्स एक्सपेंशन और ग्रोथ तो होगा ही होगा, ठीक है। ओके, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। मैं आज इस वीडियो में सिर्फ इसकी स्टार्टिंग करूंगा, ये टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है यहां से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल हम पढ़ते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है क्या। देखो, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर यही है कि ये कंपनी है, इस कंपनी में कितने तरीके के जॉब है, कौन कौन सी जॉब पोजीशन है, और उन जॉब पोजीशन, कौन कौन सी जॉब्स है और उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी क्या अथॉरिटी है। यही होता है एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। एक आदमी जो है उसके अंदर कितने सबऑर्डिनेट्स काम कर सकते हैं, यही होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, ये एक स्पेसिफिक पैटर्न है ऑफ रिलेशनशिप विच इज क्रिएटेड ड्यूरिंग द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के अंदर हम एक पैटर्न बनाते हैं कि कौन सा इंसान कितने लोगों को हैंडल करेगा, कौन किसको ऑर्डर देगा, किसका क्या जॉब पोजीशन है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्या अथॉरिटी होगी, ठीक है। ये स्ट्रक्चर जो है ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाता है मैनेजर के लिए और दूसरे एम्प्लॉयज के लिए, ताकि वो अपना फंक्शन सही से कर सके कि भैया इस जॉब की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये अथॉरिटी है, तो वो अपना काम उस तरीके से क्या कर सके, पूरा ढंग से कर सके। इट स्पेसिफाइज द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज। कौन सा इंसान किन रिसोर्सेज के साथ क्या काम करेगा, कितनी देर में करेगा, ये सब कुछ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के अंदर होता है, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग सिस्टम ऑफ जॉब पोजीशन भी कहते हैं, कि जॉब पोजीशन कितने तरीके की जॉब होंगी, कितने लेवल्स की जॉब होंगी। इसको चेयरमैन बोलेंगे, इसको सीईओ बोलेंगे, इसको सीईओ बोलेंगे, इसको मैनेजिंग डायरेक्टर बोलेंगे। सीईओ, चेयरमैन एक होगा, सीईओ एक होगा, लेकिन सीईओ दो हो सकते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर 5 हो सकते हैं। ये दो लोग जो है ये 5 लोगों को हैंडल करेंगे, तो एक बंदा 3 को हैंडल करेगा, एक 2 को हैंडल करेगा। दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ये कहलाता है ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। द जॉब असाइन टू देम एंड द अथॉरिटी रिस्पॉन्स, मैंने क्या बताया, कौन सी जॉब, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्या अथॉरिटी, ठीक है, क्लियर है। फिर एक चीज आती है स्पैन, ये वर्ड है स्पैन। स्पैन क्या होता है, आप लोगों ने देखा वो अंगूठे से लेकर के जो आपकी लिटिल फिंगर होती है, अंगूठे की टिप से लेकर के लिटिल फिंगर की जो टिप होती है उसे हम लोग स्पैन बोलते हैं ना।
हिंदी में बित्ता बोलते हैं, एक बित्ता दो बित्ता जो हम लोग हाथ से नापते हैं। सो दैट इज नोन एज स्पैन। बेसिकली क्या है कि हम लोग बात करें स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। ये बोला हुआ है कि एक आदमी जो है उसके अंदर, जैसे एक मैनेजर है, तो एक मैनेजर कितने सबऑर्डिनेट्स को हैंडल कर सकता है। अगर एक मैनेजर ज़्यादा सबऑर्डिनेट्स को हैंडल करेगा तो आपको एक वाइड रेंज की मिलेगी, आपको एक वाइड रेंज का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मिलेगा। लेकिन एक मैनेजर है, वो कह रहा है मैं तो केवल दो ही लोगों को हैंडल करूंगा, फिर इन दोनों को बोलो कि ये दो दो लोगों को हैंडल करेंगे, तीन तीन लोगों को हैंडल करेंगे, फिर उन तीनों को बोलो वो दो दो लोगों को हैंडल करेंगे। तो अगर एक इंसान में कम लोग हैंडल हो रहे हैं, अगर ज्यादा हैंडल हो रहे हैं तो वाइड मिलेगी, अगर कम हैंडल मिल रहे हैं तो नैरो, ये लिख देता हूँ, नैरो मिलेगी और लॉन्ग मिलेगी, इसमें वाइड मिलेगी और शॉर्ट मिलेगी। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट कैन इफेक्टिवली कंट्रोल्ड बाय अ मैनेजर। एक मैनेजर कितने लोगों को हैंडल कर सकता है, दैट इज, या सुपीरियर, मैनेजर या सुपीरियर दोनों वर्ड कर सकते हो, दैट इज नोन एज, दैट इज नोन एज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को एक शेप देता है, इट गिव्स शेप टू द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड डिटरमाइंस द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अगर ज्यादा लोगों को हैंडल कर सकते हैं तो कम लेवल होंगे, और अगर कम लोग होंगे तो ज्यादा लेवल होंगे। ठीक है, क्लियर। नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट यानी पतला स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कब होगा, जब इसकी वजह से टॉल स्ट्रक्चर बनेगा, जबकि वाइडर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट जो होगा उसकी वजह से फ्लैट स्ट्रक्चर होगा। अगर एक मैनेजर ही 10 लोगों को हैंडल कर रहा है तो उसको नीचे ज्यादा लोगों से हैंडल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक मैनेजर है अगर वो दो ही लोगों को हैंडल कर रहा है, यहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ बना देता हूँ नैरो। नैरो में क्या है, वो आपने देखी है, कहते हैं जय हो देखी होगी, आप तीन लोगों की मदद करो, सिर्फ तीन लोगों की, और उनसे बोलो कि वो तीन लोगों की मदद करे। सिर्फ तीन तीन की बात कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ तीन तीन की बात कर रहे हैं। तो जितने ज्यादा लेवल होंगे इसमें क्या होगा, कम लोग तो लेवल ज्यादा होता चलेगा, तो नैरो है। जो कि वाइडर में क्या होगा, तो जब ज्यादा लोग होंगे तो लेवल कम हो जाएंगे, तो इस बंदे को भी एक ही एक हैंडल करना है, ज्यादा करना ही नहीं है। तो वाइडर में क्या होगा कि ज्यादा लोग होंगे तो आपका फ्लैट होगा, नैरो में क्या होगा, कम लोग होंगे इसीलिए ये टॉल होगा, टॉल या लॉन्ग जो भी बोल रहे हैं। ठीक है, ये हमारा आज का वीडियो था, आज हम बस इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे एक एक करके। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक द वीडियो। आपको वीडियो में क्या अच्छा लग रहा है और क्या मुझे इम्प्रूव करना चाहिए, प्लीज कमेंट, डू कमेंट, ताकि आपके कमेंट से हमें पता, मुझे भी पता चले कि हाँ ओके आपको समझ में आ रहा है। सो प्लीज कमेंट करें। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके फ्रेंड्स को भी देखनी चाहिए, उनके लिए भी हेल्पफुल है, तो प्लीज शेयर द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आपको और भी वीडियोस, एक बार मेरे अकाउंट्स क्लियर हो, वो बिजनेस क्लियर हो जाए, फिर हम दूसरे सब्जेक्ट्स के ऊपर भी मूव ऑन करेंगे। ठीक है, सो thank you for your time. Be safe, keep study, and I'll see you with the next video.